आइए, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिया स्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे होंगे। तो चलिए, थोड़ा सा सहयोग हम भी करें आपको बेहतरीन बनाने में। देखिए, गांधी युग जो हम लोग 2 वीडियो में कर चुके हैं इससे पहले, और ये तीसरा आखिरी वीडियो है। इसमें आपको गांधी युग 1917 से 47 के बीच में जो भी प्रश्न बनता है और जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल रिया स्टार्ट को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, आज का जो पहला प्रश्न है उस पर देखते हैं, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है उनके ओर नज़र दौड़ाते हैं हम लोग। देखिए, पहला प्रश्न का कहना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया, किसकी अध्यक्षता में? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, रावी नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको रावी नदी के किनारे जो हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, उसका अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का। तो बाल गंगाधर तिलक तो होगा नहीं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यही हो जाएगा। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, वही 1929 में भी लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, वो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1930 में तब जाकर के इन्होंने फिर से झंडा भी, अब जानते हैं कि रावी नदी के किनारे क्या होता है, कांग्रेस का जो है एक 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। 1930 में फिर कितना तारीख को, 30 जनवरी को जो है ये झंडा तोलन करते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, सब अपना कांग्रेस के सदस्य चाहे बाहरी जो भी रहते हैं, सब मिल करके स्वतंत्रता की ओर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। सबको तब जाकर के उसी दिन से क्या होता है, स्वतंत्रता के लिए सब फिर कांग्रेस पार्टी में भी क्या होता है, एक लहर आता है लड़ाई के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 106 नंबर देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था जब अंतरिम सरकार बनी थी? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो हम लोग जानते हैं, जब 1939 में 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में क्या होते हैं, हरिपुरा में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनते हैं, और 1938 में बनते हैं। 1938 के बाद 1939 में ये कांग्रेस के पद को छोड़ करके और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। फिर देखिए 107 के बाद आइए 108 नंबर में क्या है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपको बी। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार होता है, चिटगांव लिखा हुआ, चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो चटगांव शस्त्रागार से संबंधित व्यक्ति है आपको सूर्य सेन, याद रखिएगा सूर्य सेन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग को क्यों नियुक्ति की गई थी? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसी के जांच के लिए आपको हंटर आयोग की गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसके दिमाग का उपज था भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान? हम लोग जानते हैं कि भारत को विभाजन जो हुआ आपको माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन जो आते हैं आपको योजना कब आते हैं? माउंटबेटन योजना हम लोग जानते हैं कि 1947 ईस्वी में क्या होता है, ये भारत आते हैं। और ये माउंटबेटन आदमी था, लॉर्ड माउंटबेटन, इसी के मस्तिष्क का उपज था क्या, जो भारत का बाल्कन प्लान जो है, जिसके तहत भारत का विभाजन हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच हुए युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों की उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? किसका कहना था कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें भारतीयों को जो है ना लाभ मिलेगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में ये बात आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सी नंबर। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी? तो लाठी से इसको जब मार रहे थे तो ये एक बात बोले थे कि मेरे पीठ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील साबित होगा। तो ये बात आपको लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी। तो हम लोग जानते हैं रोलेक्ट एक्ट के तहत जो है, रोलेक्ट एक्ट क्या, इसको काला कानून, बिना दलील बिना दलील बिना अपील बिना दलील बिना अपील का कानून कहा जाता है। न दलील न वकील, ऐसा ऐसा बिना दलील बिना अपील और बिना वकील भी नहीं, तो बिना वकील का कानून इसको कहा जाता था। तो काला कानून कहा जाता है जिसके तहत क्या, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। रोलेक्ट एक्ट जो आता है आपको 1919 ईस्वी में, इसके तहत क्या करते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं संदेहप्रद व्यक्ति को, कि जैसे ही उसको शक होता है कि ये क्रांतिकारी है, वो क्या उस रोलेक्ट एक्ट का एक ही मंशा था, कि रोलेक्ट एक्ट लाने का एक ही मंशा था कि आपको भारत में जो है ना, जो भी क्रांतिकारी गतिविधि, जिस किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अगर क्रांतिकारी का विचारधारा आता है तो उसको दबाने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट इसको पकड़ के जेल में डाल देंगे तो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, क्रांतिकारी सब ठप पड़ जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए जो है बहुत लोगों को पकड़ा गया था। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो पंजाब के थे, तो उनको पकड़ लिया गया था, वो भी क्रांतिकारी थे। तो उसी को छुड़ाने के लिए जो है ना, वहाँ जनसभा हो रहा था आपको अमृतसर में, जालियांवाला बाग में। तो जालियांवाला बाग जो है उसमें जो ब्रिटिश के द्वारा फिर क्या होता है, जनरल ओडायर वहाँ पहुँचते हैं और वो आदेश दे देते अपने सैनिक को कि गोली चलाने का। तो होता है क्या, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो यही घटना जो है ना, इसी घटना के कारण से जो है ना, किस सार्वजनिक रोष की लहर उभरी थी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में जनसंहार की घटना घटी थी। तो रोलेक्ट एक्ट के ही विरोध में ना, वो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को भी जो बंदी बना लिया गया था। तो इसीलिए क्या किए थे, वो लोग विरोध कर रहे थे वहाँ पे, और ऐसा हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, द रोलेक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, किसने लिखा। तो ये जो पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, ये पुस्तक आपको वीपी मेनन के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर 115 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था। तो 1932 में जो पूना समझौता होता है, आप जानते हैं भारतीय दलित वर्ग के बीच में होता है यह समझौता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो हम लोग जानते हैं फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है, यह किसके द्वारा बनाया गया था। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई गई थी। फ्री इंडियन लीजन याद रखिएगा, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना आपको सुभाष चंद्र बोस पूछा जाता है बहुत ज्यादा प्रश्न। हालांकि इसमें जो भी प्रश्न है ना, सब पूछा गया। देखिए बीपीएससी 2008 कितना, एक ही जगह से देखिए बीपीएससी 2008 कितना क्वेश्चन, बीपीएससी 2008 में 1 2 3 4 5 प्रश्न आपको एक टॉपिक से देखने को अभी यहाँ मिल रहा है। देखिए 5 प्रश्न अगर आपको एक टॉपिक से सिर्फ गांधी युग से देखने को मिलता है, तो हम लोगों को क्या चीज़ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में आप ज़्यादा पढ़िए, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन में आपको कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। चलिए, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो हम लोग जानते हैं जेबी कृपलानी जो थे वो पेशे से क्या शिक्षक थे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ की गई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अगर आए 1928 में स्थापना होता है, तो ये दिल्ली में होता है। एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का होता है वो 1924 में होता है, खाली रिपब्लिकन सोशलिस्ट नहीं लगा रहेगा, तो वो आपको 1924 में, इसका होता है 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो आपको बता चुके हैं, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बंदी बनाए जाने के विरोध में क्या वहाँ प्रदर्शन कर लेते थे लोग। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया। हम लोग जानते हैं कि इसको बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बांकीपुर जेल। फिर देखिए जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। फिर यहाँ देखिए स्थल है, प्रांत दिया हुआ है। बारदोली हम लोग जानते हैं कि गुजरात में है ना, बारदोली। चोरा चोरी आप जानते हैं, चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में है। यरवदा जेल आप जानते हैं महाराष्ट्र में, यरवदा है, यरवदा जेल भी है महाराष्ट्र में। और नोआ खाली जगह है जो यह पश्चिम बंगाल में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक का हो गया 4 नंबर, किस ऑप्शन में है, देखिए डी नंबर में है, 1 का 4 नहीं, 1 का 4 नहीं हुआ, 1 का 2 न हुआ, गुजरात में हुआ, 2 नंबर होगा, 1 का 2 हुआ, तो 2 है बी नंबर में। तो राइट आंसर आपको इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं,
इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था कांग्रेस को द्वारा स्वीकृति के बाद। फिर देखिए 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? दिल्ली के जो मुकदमा था उसका पैरवी आजाद हिंद फौज के लाल किले में चल रहा था 1946 में, तो कौन इसमें थे जो नहीं थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इस टाइम में नहीं थे, भूलादाई देसाई थे ही, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ही, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू थे ही। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। फिर देखिए वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो आपको स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जी थे, जो कि 1919 में दिल्ली जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। फिर देखिए ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था, वह कौन था? ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसर हिंद, हिंद केसरी राय बहादुर। देखिए राय बहादुर को तो जमुना लाल बजाज वापस किए थे, ठीक है, ये तो होगा नहीं, जमुना लाल बजाज हो जाएगा। और ये जो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि देगी, बहुत प्रचलित उपाधि था, केसर ए हिंद कहा जाने लगा, हिंदुस्तान का केसर कहा जाने लगा, क्योंकि यह गांधी जी जो है वहां पे भारत छोड़ो आंदोलन, वहां पे क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह और किए थे। इन सबको देखते हुए, इतना सफल सत्याग्रह सबको देखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे केसर हिंद की उपाधि दे, ताकि ये आंदोलन नहीं करे। ये तो इसको है ना थोड़ा सा चढ़ाने के लिए कि केसर कहा जाने लगा, लेकिन गांधी जी तो समझते थे कि ये सिर्फ हमको ऊपर ऊपर जो है ना खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो गांधी जी क्या करते हैं, ये उपाधि लौटा देते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो हिंदू सभा है, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो इनमें से कोई भी जो है ना आपको भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए कालक्रम, असहयोग आंदोलन हम लोग जानते हैं कि 1920 ईस्वी, खिलाफत आंदोलन जानते हैं 1919 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जानते हैं 1930 ईस्वी, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। तो कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले 1919 खिलाफत आंदोलन, 3 नंबर देखिए किसमें है, सी नंबर में है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1919, 1920, उसके बाद 1930, 1920, यानी खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। चलिए 129 के बाद आइए 130 नंबर देखते हैं क्या है। 130 में 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो बिल्कुल सही बात है, कथन और कारण दोनों सही है, और ये आर्य के स्पष्टीकरण है, एक भी भारतीय उसमें नहीं था, इसीलिए तो उसका विरोध किया जा रहा था। सब के सब अंग्रेज था, तो जो भी नियम कानून बनाता सब पास हो जाता उसमें, तो इसीलिए हम लोग को विरोध करना पड़ा था किसका, साइमन कमीशन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रही में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रही के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो क्या आंसर करना है, विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रह पूछा जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। तीसरा पूछा जाता है तो श्री राजगोपालाचारी हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा, तीनों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न आंदोलनों में से अरुणा आसफ अली का संबंध जो है किस आंदोलन से रहा है? भूमिगत कार्यकलापों के लिए महिला संगठनकर्ता के रूप में थी, तो अरुणा आसफ अली जो है भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में थी, तो किस आंदोलन से सम्मिलित है? हम लोग जानते हैं अरुणा आसफ अली हो गया, उषा मेहता हो गई, उषा मेहता रेडियो चलाने के लिए, अरुणा आसफ अली आपको ये भूमिगत कार्यकलापों के लिए महिला संगठनकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था उसमें सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरी में कहां से दलित को प्रतिनिधित्व, ऐसा कुछ बात था ही नहीं इसमें, तो क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाद बाकी देखिए, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थान का आरक्षण, सही बात है। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के स्थान का आरक्षण, ये भी हुआ था, और संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की भी स्वीकृति मिली थी, कब 1932 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 133 का ए नंबर। उसके बाद चलिए 134 देखते हैं क्या है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा जो अधिवेशन 1938 में हुआ था,
एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के, ये तो बात गलत बात है, युद्ध की घोषणा नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री, ये भी कोई गलत बात है। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, तो ये बात एकदम सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसे मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। फिर देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों क्यों की है, रेलवे की आलोचना की है, किस रूप में की है। देखिए, उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने लिखा है, प्लेग जीवाणु का वाहक होता है, महामारी का वाहक है रेलवे। रेलवे के बारे में उन्होंने बताया है कि यह जो है ना, एक जीवाणु महामारी का वाहक है, समझिए, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी भी होता है। तो 1 और 2 तो दर्दनाक घटना तो नहीं होगा, ये नहीं माने हैं, लेकिन ये तीनों माने हैं। समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, वो उस टाइम में तो मतभेद बढ़ता था ना, समाज में वर्गभेद बढ़ता था, काला गोरा ये सब बात दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसीलिए रेलवे के बारे में गांधी जी हिंद स्वराज में ऐसा बात लिखे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे सुधार हुआ। अभी तो रेलवे के बारे में हम लोग ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं, उसमें जिसको जहाँ बैठना है जा सकते हैं, पहले तो ऐसा था नहीं। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए। उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति से नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर पहचानना है इसमें कौन सा व्यक्ति है। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को, अच्छा, जब सम्मान मिला था, देखिए, समय आ गया है जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। तो ये बात आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर, ये अपना जो भी उपाधि इसको भी मिला था, सर की उपाधि मिला था, तो वो सब ये त्याग करके क्या कर दिए थे, अपने ये भी भारत छोड़ो, क्या कहते हैं, 1919-20 में जो है, 1919 ईस्वी में जब रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद ये भी क्या 1920 ईस्वी में ये भी त्याग दिए थे। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था किस लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। तो सही बात है, जो भी क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी गतिविधि बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए क्या किया गया था, रॉलेट एक्ट लाया गया था, ताकि जो है ना, जो भी क्रांतिकारी सब उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावना लोगों में कम पनप होगा, इसीलिए लाया गया था रॉलेट एक्ट। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कितना नंबर है, 138। 138 में देखिए क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी। तो हम लोग जानते हैं बारदोली सत्याग्रह में जो है ना, लगान की दर जो है ना बढ़ा दिया गया था, इसीलिए बारदोली में सत्याग्रह हुआ था। तो लगान की दर को कम करने के लिए, नई बढ़ी हुई लगान दर वापसी के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे। फिर देखिए, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन इससे पहले किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक था। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषि और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। जी, ये सब मिश्रण नहीं था, जो है ना, असहयोग आंदोलन मध्यम वर्ग, धर्मवाद, सामंतवाद, कृषक, की सबसे कोई लेना देना नहीं था। यह असहयोग आंदोलन था कि हमको अंग्रेज का सहयोग नहीं करना है। तो यह आंदोलन जो है ना, राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था, और आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित भी कर रहा था। तो 1 और 2 दोनों सही बात है, तो राइट आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। चलिए 139 के बाद 40 देखिए क्या है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संगठक है। सही बात है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के 2 महत्वपूर्ण संगठक थे। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ये भी बात गांधी जी कह रहे थे कि हमको सत्याग्रह का प्रयोग करना है, बुराई उसका प्रतिरोध करेंगे लेकिन उससे घृणा नहीं करना। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। पीड़ा पहुंचाने का तो कहीं बात ही नहीं करते हैं गांधी जी। जब ये पीड़ा देखे, कष्ट देखे, तो समझिए वो आंसर होगा ही नहीं। गांधी जी सिर्फ सत्य और अहिंसा वाला व्यक्ति थे। तो 1 और 2 दोनों सही बात है। कहाँ है 1 और 2? डी नंबर में है। तो राइट आंसर आपको इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही कथन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। तो ये आपको जानते हैं, प्रथम डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूपण जो लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को ही कहा जाता है, द्वैत शासन व्यवस्था भी। तो ये आपको 1919 ईस्वी में लाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या, बी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था। 1932 में, तो 1932 में देखिए 1930 में हुआ था पहला,
1931 में हुआ था दूसरा, पहला हुआ, दूसरा हुआ 1931 में, और 1932 में हुआ था तीसरा। तो तीसरा आपको किस में है, सी नंबर में है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर देखिए गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो हम लोग जानते हैं गांधी जी जो है आपको 12 मार्च को यहाँ से चलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो हम लोग जानते हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो हम लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर प्रतिनिधित्व किए थे, तीनों गोलमेज में भाग लिए थे 1930, 31, 32 तीनों में। गांधी जी सिर्फ 1931 में लिए थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किसने कहा था, तो जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजकुमार के राजाओं में विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये बात। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष रहे थे, तो आप जानते हैं 1893 से लेकर के और 1915 तक, बीच में आते जाते रहे लेकिन मेनली पूर्ण रूपेण आ गए थे। तो इसमें से 5 में से 3 घटाते हैं तो 22 वर्ष होता है, लेकिन 22 वर्ष रीजनिंग का आप एक नियम जानते हैं कि अगर आगे का भी वर्ष ले लेते हैं पीछे का भी, तो उसमें से क्या किया जाता है, 1 घटा दिया जाता है। तो 22 में से गया क्या, 21 वर्ष हो गया, क्योंकि हम वर्ष क्या करते हैं, एक तो उधर 1893 भी ले लिया, 1915 भी ले लिए, जबकि 1893 का 1915 में आ गए तो 15 को नहीं जोड़ेंगे तो 21 वर्ष हो गया, है ना। दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष रहे थे, तो 21 वर्ष हो जाएगा। फिर चलिए 147 के बाद 148 देखते हैं। आइए 148 नंबर में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, जो कि अधिवेशन हुआ था बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस का अध्यक्षता करते हैं, और कब करते हैं, 1924 में। कहाँ करते हैं, बेलगाम कर्नाटक में। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वेबॉट नामक जो है ना पैम्पलेट जारी किया था। तो इसमें एक ही बात लिखा गया था, संवैधानिक गतिरोध का हल, संवैधानिक गतिरोध का हल। दी वेबॉट में, दी वेबॉट पैम्पलेट जो है इसमें क्या लिखा था, संवैधानिक गतिरोध का हल। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और दूसरा अबुल कलाम आजाद थे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता को जो ख्याति प्राप्त है किस लिए। हम बता चुके हैं आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ना गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हैं, तो ये क्या कर रहे थे, रेडियो चलाने के लिए जाने जाते थे उषा मेहता। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रह चुके, निर्वाचित हो चुके हैं, तो ये विठल भाई पटेल जो है आपको 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा विठल भाई पटेल, डी नंबर। उसके बाद देखिए है कांग्रेस का अध्यक्ष है, यहाँ अधिवेशन स्थल दिया हुआ है। तो हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो जानते ही हैं, 1938 में जो हरिपुरा में होता है उसके अध्यक्ष रहते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस, और उसके बाद 1939 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करते हैं। तो डी का 4 किस में दिखाई दे रहा है, इसमें है, यही हो जाएगा आंसर। डॉक्टर ए.एम. अंसारी आपको हो जाएगा कहां से, डॉक्टर डी का 1 न हो गया, 4 थोड़े न होगा, कहाँ दिमाग करते हैं जी, कहाँ लोचा हो जाता है कभी कभी ना, बोलते हैं कुछ। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा आपको हरिपुरा, तो डी का 1 किस में है, सी नंबर में है, तो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। डॉक्टर एम.ए. अंसारी देखिए मद्रास से है, पुरुषोत्तम दास टंडन आपको नासिक से है, और सरोजिनी नायडू के बारे में तो आप जानते हैं कानपुर से थी। सरोजिनी नायडू कहाँ से थी, कानपुर से थी। तो राइट आंसर आपको क्या हो गया, सी नंबर। फिर देखिए किन आंदोलनों में महिलाओं के घर की 4 दीवारी से बाहर निकला, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो महिलाओं जो है आपको स्वदेशी आंदोलन के दौरान तो महिला 1905 में फर्स्ट आंदोलन ही हुआ था, पहला आंदोलन था, इसमें महिला घर से बाहर नहीं निकली थी। होम रूल आंदोलन में ये पर्सनल आंदोलन एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा चला था, तो इसमें भी नहीं निकली थी। लेकिन असहयोग आंदोलन में सब सहयोग किए थे, सारा महिला और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में गांधी जी का पूर्ण सहयोग मिला था, महिला का भी। तो 3 और 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखिए 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में से त्यागपत्र दे दिया था, क्यों त्यागपत्र दे दिए थे वे, क्या उनके चारों प्रांत में मंत्रिमंडल नहीं बन पाई थी, वो तो थी ही। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, या उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, या उपयुक्त ए बी में से कोई नहीं। इसमें से तो कोई बात सही नहीं है। जो अध्यक्ष था, ये 7 प्रांतों में से त्यागपत्र इसलिए दे दिया गया था 1939 में।
कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो 7 प्रांत से त्यागपत्र दे दिया था, इनमें से एक भी बात सही नहीं है। तो 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद चलिए 156 नंबर देखते हैं क्या है। आइए 156 नंबर में है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। पीजेंट्स ऑफ एंड वर्कर्स ऑफ हिस्ट्री पार्टी, ये तो नहीं किए थे। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन किए थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये दोनों पार्टी जो है आपको किसके द्वारा स्थापित हुआ था, भीमराव अंबेडकर द्वारा। एक तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीति का खांचा, ये नहीं होगा। 1932 में जो है महात्मा गांधी जो है ना मरण पर्यंत उपवास प्रधानता किस लिए किया था, क्योंकि उन्होंने रेमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा की थी, इसी के लिए। ये जो सांप्रदायिक पंचायत, यहाँ पे जातिवाद का जो बात आया था, ओबीसी SC ST इस सब का जो बात हुआ था, इसी कारण से ये क्या किए थे आपको, रेमजे मैकडॉनल्ड जो सांप्रदायिक पंचायत का 1932 में घोषणा करते हैं, तो गांधी जी उसी का विरोध करते हैं और मरण पर्यंत आपको उपवास या प्रधानता इसलिए किया जाता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 158 नंबर। 158 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था, रोलेक्ट एक्ट का जो लक्ष्य था वह क्या था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई या संक्षिप्त प्रक्रिया था। हम लोग जानते हैं रोलेक्ट एक्ट कानून क्यों आया था। 1919 में जो आया था रोलेक्ट एक्ट कानून, इसका एक ही लक्ष्य था कि बिना किसी कोई घटना, चाहे वो किसी जुर्म से जुड़ा हो व्यक्ति ना जुड़ा हो, सिर्फ उसको पता चलना चाहिए कि यह क्रांतिकारी व्यक्ति है, उसको क्या कर दिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था। तो ये क्रांतिकारी को दबाने के लिए जो है बिना मुकदमा चलाए बंदी, बिना वकील का कानून कहा जाता है आपको रोलेक्ट एक्ट को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर देखिए 159 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। तो सही बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन तो इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उग्रवादियों के बीच झगड़े को सुलझाया गया था, ये बात तो नहीं है। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्र मांग, ये भी नहीं हुआ था। तो इस जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है किस लिए चर्चित है इतिहास में, क्योंकि यहाँ इसमें जो है ना कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 159 का ए नंबर। तो केवल एक सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 160 में क्या है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल जो है 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। तो देखिए क्या कहा है, पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में 1928 का जो विरोध करते समय किसके द्वारा कहा गया था, भारतीय राष्ट्रीयता पर बात कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है, भारत की दास्ता का पहले नंबर का मोतीलाल नेहरू है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ही जाएगा। 160 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 161 का देखते हैं, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो फरवरी जो 1928 में आपको सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, MA अंसारी बने थे। 161 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष MA अंसारी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। तो किसके द्वारा तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया गया था, तो C राजगोपालाचारी के द्वारा आपको 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर क्या एक अभियान संगठित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जो है अपना पहला जन भाषण, आप ये मत सोचिएगा चंपारण गए सबसे पहले गांधी जी आए आंदोलन करने, तो यही हो जाएगा, इसका वाराणसी होगा राइट आंसर। अपना पहला जन भाषण जो है वाराणसी में दिखा, इसको एकदम पूरा दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, चंपारण नहीं वाराणसी होगा। गांधी जी जो भारत में अपना पहला जन भाषण देते हैं, कहाँ देते हैं, वाराणसी में। तो राइट आंसर आपको याद रखना है वाराणसी, जन भाषण वाराणसी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। तो हम सब जानते हैं कि सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी के द्वारा किया गया और यही सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी किए हुए थे, वही इसीलिए सत्याग्रह शब्द गढ़ा गांधी जी। फिर देखिए दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, जाति भेदभाव के लिए और रंग भेदभाव के लिए इसको
काला था, गोरा भेदभाव के कारण से इसे ट्रेन से निकाल दिया गया था। तो पिटमारिट्सबर्ग स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पे पिट्समारिट्सबर्ग में जो है इसको आपको गांधी जी को फेंक दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। 165 तक तो हो गया ना, इधर कंप्लीट हो गया है, इधर बीच में रुका नहीं ना। चलिए इसके बाद देखते हैं 165 के बाद 166 देखते हैं। आइए 166 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व आपको सर पेंथिंग लॉरेंस के द्वारा किया गया था, अध्यक्षता किया जा रहा था। और 3 व्यक्ति और थे, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और सर पेंथिक लॉरेंस। अध्यक्षता नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सर पेंथिक लॉरेंस। उसके बाद देखिए इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कौन व्यक्ति नहीं था, तो पेंथिंग लॉरेंस था ही, एबी अलेक्जेंडर था ही, स्टेफोर्ड क्रिप्स था ही, विलियम वुड नहीं था। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो 15 अगस्त 1947 की बात आ रही है। आज़ादी के समय आप जानते हैं कि जेबी कृपलानी जो कि एक टीचर भी रहते हैं, यही क्या बनते हैं, यही अध्यक्ष बनते हैं आपको 15 अगस्त 1947 को रहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। तो दांडी मार्च जब चल रहा था तो महात्मा गांधी के साथ एक अंग्रेज व्यक्ति वेब मिलर थे। कौन थे, वेब मिलर इसके साथ में थे दांडी मार्च में। तो राइट आंसर हो जाएगा 169 का बी नंबर। चलिए 170 देखते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखा था। तो जो लाहौर का अधिवेशन हो रहा था 1929 में, उसी में ये मुस्लिम लीग का जो है ना, आपको नेता कौन थे मुस्लिम लीग के, ये मोहम्मद अली जिन्ना, उसी ने क्या किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखा था आपको मुस्लिम से संबंधित कि मुस्लिम को ये दिया जाए, वो दिया जाए, वो यहाँ प्रधानता दी जाए। मोहम्मद अली जिन्ना वो चाहते थे कि हम यहाँ का क्या बने, हम भी नेता बने। और जवाहरलाल नेहरू इधर अपना कर रहे थे सब, लेकिन इसी बात में हो रहा था, मतभेद हो रहा था। तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। तो आप कह रहे हैं कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। लाहौर अधिवेशन है, लाहौर में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, किसमें यह बात कहा गया था, तो इलाहाबाद है, लखनऊ है, रामगढ़ है। 171 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको लाहौर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिनिक्स बस्ती के संस्थापक कौन थे। तो हम लोग जानते हैं फिनिक्स फर्म के संस्थापक आपको अपने बापू गांधी जी थे। कौन थे, फिनिक्स फर्म के गांधी जी संस्थापक थे। तो देखिए आज जितना भी आपको होना चाहिए, गांधी युग से जो भी प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण आपको इस वीडियो में हो चुका है। आप इसके बाद आपको नया टॉपिक देखने को मिलेगा शाम में। तो चलिए मिलते हैं फिर नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ और नया जोश जुनून के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और आप अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ने के सिवाय आपका दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। दूसरा काम है तो ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम आपके लिए क्या है, पढ़ाई। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़िए और सफल होइए, हम यही कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।